हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आज क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट सोशल साइंस में पावर शेयरिंग शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए कि जब हम पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं तो पावर शेयरिंग है क्या। हम बार बार पावर शेयरिंग की बात करते हैं, हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज़ में देखते हैं पावर शेयरिंग। हिंदी में बोलते हैं इसको सत्ता की साझेदारी। है क्या ये पावर शेयरिंग? दोस्तों, पावर शेयरिंग एक टर्म्स है जो टेक्निक वर्ड्स है जो कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग लेवल्स पे। एग्जाम्पल फॉर एक डेमोक्रेसी कंट्री है, उस डेमोक्रेसी कंट्री में किस तरह की पावर शेयरिंग है, क्या वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है, मीन्स फेडरलिज्म है या नहीं है। अगर इस तरह का जो कंसेप्ट है वो पावर शेयरिंग में है तो हम कहते हैं वो डेमोक्रेसी पर्सपेक्टिव में कंट्री आपका रन कर रही है। तो यहाँ पे जो हम पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं उसको हम देखते हैं अलग अलग तरीके से, हमें समझ में आता है। कोई कहता है पावर शेयरिंग क्या है कि टू ग्रुप्स इंक्लूडिंग टू इन कंप्लीटेड दिस पर्सपेक्टिव। तो ये क्या है, हम पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं। तो पावर शेयरिंग इज़ अ टर्म ऑफ पॉलिटिकल टर्म एंड हम इस चैप्टर्स के अंदर ये देखेंगे दो कंट्री के मॉडल्स हैं। एक यूरोपियन कंट्री है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम की कैपिटल है, और एक मॉडल देखेंगे साउथ एशिया का आइलैंड कंट्री जिसको हम कहते हैं श्रीलंका। ये दोनों जो मॉडल हैं, इन दो मॉडलों पे हम काम करेंगे। और उससे पहले हम पावर शेयरिंग के बारे में हमने आपसे बात की, डेमोक्रेसी की मैंने बात की। तो यहाँ पे एक बारी और हम मूव ऑन करते हैं। देखिए कि पावर शेयरिंग इज़ द टेक्निक टू शेयर टू पावर एट डिफरेंट लेवल्स, मीन्स अमॉन्ग वेरियस ग्रुप्स टीम्स। मीन्स कि आप देखेंगे किसी देश में, अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं, हम इंडिया में हम देख रहे हैं कि अलग तरह की पावर शेयरिंग है। हमारे यहाँ पे 3 टायर गवर्नमेंट्स है। 3 टायर मीन्स 3 लेवल पे हमारे यहाँ सरकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आपका पंचायती राज जो सिस्टम है उसके बेस पर म्यूनसिपैलिटीज़ अर्बन एरियाज़ में है एंड रूरल एरियाज़ में आपका ग्राम पंचायत वर्क करती है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमें डेमोक्रेसी की आपसे बात करी थी। इट इज़ एन आइडिया ऑफ इनक्यूलेटेड, मीन्स कि ये जो डेमोक्रेसी है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करती है, फ्री एंड फेयर नॉमिनेशंस की बात करती है, फ्री एंड फेयर कैंपेनिंग की बात करती है, फ्री एंड फेयर ट्रांजिशन की बात करती है। मीन्स कि लोकतंत्र में अगर आपको आना है तो लोकतंत्र में आपको हर चीज़ को एक ट्रांजिशन के रूप में काम करना है, यानी कि लोगों तक उसको बांटने का काम करना है, यानी कि पावर को बांटने का काम करना है, ना कि आपको कोई एरिस्टोक्रेसी सिस्टम को प्रमोट करना है, बल्कि आपको डेमोक्रेसी में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है, आपको ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रमोट करना है, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना है। और इंडिया उसका एक एग्जाम्पल है। इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। मीन्स फेडरेशन का मतलब है यहाँ पर आपका एक तरह का फेडरलिज्म सिस्टम जैसे रन करता है, उसी तरह से फेडरलिज्म की हम बात करते हैं। तो फेडरेशन क्या है, यानी जनमत की बात करता है। मीन्स कि आपने वोट दिया अपने लीडर को, आपने वोट दिया, आपने अपने लीडर को चुना और वो आपके लिए क्या कर रहा है, सीएम के रूप में काम कर रहा है, पीएम के रूप में काम कर रहा है, एमएलएस के रूप में काम कर रहा है, एमपी के रूप में काम कर रहा है। मतलब डिफरेंट लेवल पे हमने अपने कैंडिडेट को इलेक्ट किया और उसको हमें नॉमिनेट करके आगे पार्लियामेंट में भेज दिया, लेजिस्लेचर में भेज दिया, और वो क्या कर रहा है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको शॉर्ट आउट कर रहा है। तो बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी फेडरेशन की हमने बात करी, फेडरलिज्म की हमने बात करी, यानी कि जो पावर शेयरिंग की बात करी है इंडिया में कैसे है, सेंटर टू स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स कि आप देखते हैं कि सेंटर और गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो सेंटर और स्टेट, सेंटर क्या है, ऑल ओवर कंट्री का पूरा क्या करेगा, काम देखेगा। एग्जाम्पल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, आपका फॉरेन ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं या मैटर्स हैं ये सेंटर देखेगा। स्टेट क्या देखेगा, लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। दोस्तों, इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं सेंटर और स्टेट की, तो मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, मैंने बात करी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की, फाइनेंशियल की, मैंने बात करी आपका ट्रांसपोर्ट की, इंटरनेशनली ट्रेड एंड टैरिफ की हमने बात करी। तो ये सारे जो कंसेप्ट है किसके काम करेगा, सेंटर करेगा। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कौन देखेगा, स्टेट देखेगा।
तो एक पावर शेयरिंग की हमने बात करी, एक हमने फेडरलिज्म की बात करी, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड होते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो एक क्वाजी फेडरल सिस्टम के रूप में निकल के आ रहा है। कहीं ना कहीं इस पे क्रिटिसिज्म किया जाता है कि यहाँ पे क्वाजी फेडरलिज्म आ रहा है, कोई कहता है नहीं फेडरलिज्म सही चल रहा है, कहीं कहता है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या कहीं पर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है ये कि वहाँ पर एक तरह से आपका असहमति, जिसको हम बोल सकते हैं कि लोगों में एक चीज़ के लिए क्या है सपोर्टेड है और एक है नॉन सपोर्टेड। तो उससे क्या होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए फुलफिल जो पूरी कंडीशंस हैं वो फॉलो करता है आपका पावर शेयरिंग। ओके, हमने पावर शेयरिंग को देखा। पावर शेयरिंग में हमने इंडिया के मॉडल को देखा और इंडिया के मॉडल के साथ साथ हमने देखा कि इंडिया में किस तरह से गवर्नमेंट जो है पावर शेयरिंग कर रही है। उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम हमारे यहाँ पर आया और 3 टायर सिस्टम हमारे यहाँ कब बना 1993 के बाद बना, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पे क्या हुआ 1993 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 73वां व 74वां संविधान संशोधन जो हुआ कानून के अंदर, उसके बाद हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था सिस्टम आया। उससे क्या हुआ त्रिस्तरीय ढांचा हमारे यहाँ पर आया और हमने देखा कि उसमें इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक रूल्स को, डेमोक्रेटिक पोजीशंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ में उसने फेडरल स्ट्रक्चर के साथ में काम किया है। फेडरल स्ट्रक्चर का मैंने आपको पहले ही बताया था कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि वहाँ पे पावर शेयरिंग की बात होती है, यानी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यानी कि दोनों के बीच में क्या होगा पावर शेयरिंग होगी और दोनों बड़े आराम से काम करेंगे। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, अब तक का जो हमने देखा उसमें हमने इंडिया को भी उसमें इंक्लूड किया, हमने डेमोक्रेसी के फीचर्स को देखा, पावर शेयरिंग की जो आपकी जो ड्यूटीज़ होती है किस तरह से वो काम करती है पावर शेयरिंग, तो वो हमने सब देखा। अब हम यहाँ पे 2 मॉडल की बात करने जा रहे हैं। एक है यूरोपियन मॉडल, यानी कि बेल्जियम का एक मॉडल लाएंगे उठा करके, यूरोपियन कंट्री है। दूसरा एक है साउथ एशियन कंट्री में आइलैंड कंट्री जिसका नाम है श्रीलंका, और वो इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री भी है, यानी पड़ोसी देश है हमारा। तो उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे, दोनों मॉडल्स पे हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे होंगे कि किस तरह से चीज़ें समय के साथ बदलती हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे बेल्जियम के मॉडल को देखेंगे। मैंने जैसा बताया कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, एथनिक का मतलब होता है आपका एक प्रकार से वहाँ रहने वाले लोग किस तरह के कल्चर को, किस तरह की लैंग्वेज को, यानी किस तरह की उनकी संस्कृति है, किस तरह की भाषा है, किस तरह का उनका पहनावा है, उनका खान पान है, इन सब को इंक्लूड करके एथनिक बनता है। यानी एथनिक कंपोजिशन की हमने बात करी है बेल्जियम के। आप भाषा बोल रहे हैं, जैसे भारत की बात करें तो भारत में एथनिक कंपोजिशन बहुत डाइवर्स है। आप देखेंगे नॉर्थ में जाएंगे तो अलग डाइवर्सिटी आपको मिलेगी, साउथ में जाएंगे तो अलग डाइवर्सिटी मिलेगी, ईस्ट में जाएंगे तो अलग डाइवर्सिटी मिलेगी, वेस्ट में जाएंगे तो अलग डाइवर्सिटी मिलेंगी। खाना खाने का तरीका अलग है नॉर्थ टू साउथ का, ईस्ट टू वेस्ट का। वैसे ही हम बेल्जियम की यहाँ बात करेंगे, हम लिंग्विस्टिक बेस पे यहाँ पे कंपोजिशन तैयार हुआ बेल्जियम का। लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा के आधार पर। भाषा जैसे भारत में क्या है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी बोलियां बोली जाती है, जस्ट वैसे ही बेल्जियम में भी आपको ये सब देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एथनिक कंपोजिशन। तो जो आप देख रहे हैं ये मैप के थ्रू, मैंने बेल्जियम का एक जो मैप के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखेंगे मैप में, तो मैंने एक मैप में एक सीक्वेंस सीरीज खींची है जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो पार्ट है ये डचीज का पार्ट है, यानी कि किस किस रीजन में कौन कौन से लिंग्विस्टिक जो पीपल्स हैं वो रहते हैं, यानी कि भाषाई समूह जिसको हम बोल सकते हैं, अलग अलग भाषा के लोग बोलने वाले। तो देखेंगे आप यहाँ पे डचीज है, इसके जो नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है उसमें आपको डचीज मिल रहे हैं देखने को। आप इसमें देखेंगे जो यहाँ पे मैंने सर्कल कर रखा है, ये जो सर्कल वाला है ये इसकी कैपिटल है, इसका नाम ब्रुसेल्स है। जो ब्रुसेल्स है वो बेल्जियम की कैपिटल है और कैपिटल में भी 80% फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% डची स्पीकिंग है। वहीं पर आप देखेंगे जो सेंट्रलाइज के एरिया है बिल्कुल यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग है, और यहाँ पे एक छोटा सा जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं यहाँ पर। वैसे ही अगर पूरे बेल्जियम की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, उसका लिंग्विस्टिक कंपोजिशन की हम बात करें तो हमें मिलता है कि 59%, लगभग 60% के आसपास डचिश लिंग्विस्टिक स्पीकर हैं और
40% फ्रेंच स्पीकर हैं। मतलब कि यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 60:40 का, यानी कि लगभग एग्जाम्पल ले रहे हैं 59 उन्होंने बताया, लेकिन अगर हम इसको 60 मान लें तो 60:40, यानी इतना बड़ा डाइवर्स है, यानी कि 20% की मेजोरिटी में यानी डचीज है पूरे ऑल ओवर में। इसी को लेकर के जो डचीज रहा यहाँ पे लैंग्वेजेस को लेकर के कई बार यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कैसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि ये कह रहे हैं कि हमको पावर मिलनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि हम मेजोरिटी में हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम माइनॉरिटी है तो हमको भी पावर मिलनी चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कई बार हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान में संशोधन किया। यहाँ पे जो संशोधन मैंने वर्ड बोला इसका मतलब होता है सुधार करना किसी चीज़ में। तो इन्होंने सुधार क्या किया, इन्होंने सुधार में क्या करना शुरू किया, पहला तो कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट को सुधारने के लिए उन्होंने कमीशन बनाए, कई काम करना शुरू किए। तो इसमें अकोमोडेशन एक सप्लीमेंट्री आती है, यानी कि कुछ विचार विमर्श किया गया कि कैसे हम काम करें। तो इन्होंने क्या किया, ये लोग कह रहे हैं कि भाई पूरे देश में तो डचीज लोग हैं, स्पीकर सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में, तो डचीज को मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं फ्रेंच माइनॉरिटी है तो इनको भी मिलना चाहिए। इसको सुलझाने के लिए उन्होंने बोला कि भाई आप देखिए कि कैपिटल में तो उल्टी स्थिति है। कैपिटल में यानी जो ब्रुसेल्स है बेल्जियम की कैपिटल, उसमें उल्टी कहानी चल रही है। कैसी कहानी चल रही है कि ये जो कंपोजिशन हम देख रहे हैं, यानी फ्रेंच यहाँ पे मेजॉरिटी में है और डच जो यहाँ पर 20% वो किस में आ गया, आपका माइनॉरिटी ग्रुप में आ गया। देश में जो बंदा पूरा मेजॉरिटी ग्रुप है वो कैपिटल में आके माइनॉरिटी हो गया। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सुलझाया जाए, तो इसके लिए अकोमोडेशन प्रकार से काम किया गया, अकोमोडेट किया गया चीज़ों को। फिर इसमें ये बात निकली कि भाई अब पावर शेयरिंग करनी है तो एक काम करो, सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो। कैसा मीन्स उन्होंने काम किया, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम बात करें, अगर इनकी पार्लियामेंट है तो उन्होंने कहा कि किस तरह से काम किया जाए। तो जैसे 200 मेंबर्स है, अगर 200 सदस्य हैं तो 200 में से क्या करा, यहाँ पे 50% का क्राइटेरिया बांधा, यानी 50% डच होंगे तो 50% आपका फ्रेंच होंगे। तो इसमें क्या हुआ, 100 बंदे जो हो गए 100 का रेशियो बन गया, यानी कि 100 लोग जो होंगे वो डचीज होंगे, 100 लोग होंगे फ्रेंचीज होंगे। और इसी मॉडल को फॉलो करते हुए पेज फंसा फिर कैपिटल पे आकर के ब्रुसेल्स में। तो जब ब्रुसेल्स में ये चीज़ें शॉर्ट आउट करने के लिए काम हुआ तो उन्होंने कहा कि जो नेशनल लेवल पे मॉडल हमने फॉलो किया है उसी मॉडल को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो उन्होंने जब फॉलो किया तो उन्होंने क्या किया कि लगभग जो कंडीशन उन्होंने नेशनल लेवल पे यानी 50-50 की जो शेयरिंग करी, यानी दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया पावर का, वही पावर का कैपिटल में भी फॉलो किया गया। और इस तरह से बेल्जियम ने अपने देश को डिवाइड होने से बचाया और उसको एक इंटीग्रेशन पोर्शन में ला सके। तो ये बात रही आपका बेल्जियम की। अब हम जो बात करने जा रहे हैं साउथ एशियन कंट्री में, आपका एक आइलैंड कंट्री है और हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, और आप श्रीलंका के बारे में जानते भी हैं काफ़ी चीज़ें। तो श्रीलंका की बात करने से पहले हम श्रीलंका के मैप को देखें। एक फिगर के रूप में हमने उसको बनाया है कि आपको समझा सके कि मैप में वो किस जगह पे कौन सी लोकेशन है। तो जैसे श्रीलंका का आप मैप देख रहे हैं, इसमें आपको देखने की कोशिश करिए कि किस तरह का कंपोजिशन है एथनिक ग्रुप्स का। वहाँ पे भी अलग तरह का कंपोजिशन है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पे लाइन खींची और यहाँ मैंने तमिल रीजन लिखा है, इस एरिया में तमिल लोग रहते हैं, यानी तमिल रीजन्स है, और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे तमिल रीजन्स का। बाकी किसका है, सिंगली का, यानी जो सिंगला जो लोग हैं, यानी कि वहाँ की जो सिंगली जो एथनिक कंपोजिशन है वो वहाँ पे मेजोरिटेरियन है। और इस मेजोरिटेरियंस ग्रुप की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बोले तो गवर्नमेंट में भी एक अच्छी पावर शेयरिंग है, इन्हीं का अलग ही ऑफिशियल लैंग्वेज भी वही है सिंगली। तो ये सारा कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपको जैसे कुछ फिगर्स दिख रहे हैं यहाँ पर जो मैंने आपके सामने रखे हैं। जैसा कि सिंगली की अगर बात करें तो पूरे श्रीलंका में 74% जो है वो सिंगली लोग हैं, यानी कि जो सिंगली लोग हैं वो इंडिजीनस है अपने श्रीलंका के, यानी ओरिजिन है वो वहाँ के। तो और यहाँ पे जो 80% है वो कौन है, तमिल है। अब यहाँ पे दो तरह से बात समझिएगा, 74% मैंने बोला सिंगली है, 18% तमिल है। लेकिन तमिल में यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शंस होता है, यानी कि एक आपका अगर बोले
तो विरोधाभास निकल के आता है किस तरह से कि तमिल में भी दो तरह के लोग तमिल हैं। एक है जो इंडिजीनियस श्रीलंकन है, यानी कि वो 13% है। 13% है जो इंडिजीनियस है, यानी कि वहाँ के मूल निवासी हैं, और 5% इंडियन तमिल हैं जो कि वहाँ पर रह रहे हैं। और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी की बात हम करते हैं, यानी जो ईसाई धर्म है उसकी बात कर रहे हैं, तो दोनों ही हैं। यानी कि इसको फॉलो करने वाले कौन कौन है? श्रीलंकाई भी है और सिंगली भी है और तमिल भी है। और अगर इसका ऑफिशियली या अगर हम देखें इसका कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, इंडिया क्या है? एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है। और वैसे ही पाकिस्तान क्या है? एक हमारा पड़ोसी देश, एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। और नेपाल क्या है? एक हिंदू राष्ट्र है, ठीक है। और इसी तरह से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो श्रीलंका है उसका जो ऑफिशियली जो उसका रिलीजन है वो क्या है? उसका बुद्धिज़्म, यानी कि वो किसको फॉलो करते हैं? बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। और किसके और इसी में ही वो किसको जो क्रिश्चियन है वो दो तरह से हैं। सिंगली भी लोग हैं, यानी कि सिंगली लोगों का धर्म बुद्ध है, यानी कि बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कंपोजिशन देख रहे हैं। लेकिन जैसा बेल्जियम में हमने देखा कि उन्होंने अपना पावर शेयरिंग बड़े आराम से किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, डिवाइडेशन से अपने आप को बचा लिया और एक इंटीग्रेशन बेल्जियम को फॉर्म किया। लेकिन श्रीलंका के साथ ऐसा नहीं है। श्रीलंका में क्या हुआ कि सिंगली जो है वो मेजिटोरियन ग्रुप है, यानी कि एक तरह से बोलें कि बहुमत में है वो लोग। तो इनका ही क्या है, 1948 के बाद से हम देखते हैं हमारे बाद ही वो उसे फ्रीडम मिलती है, और 1948 के बाद से हम देख रहे हैं श्रीलंका के अंदर सिंगलियों का क्या है, एक अपना वर्चस्व है, हेजेमनी है। यानी हेजेमनी जो होती है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर कास्ट, इन सबको देखते हुए बनती है हेजेमनी। जस्ट वैसे ही जो सिंगली कम्युनिटी रही उसका श्रीलंका में 1948 से लेकर आज तक एक डोमेन बना हुआ है। और अभी जो प्रेजेंटली हम सिचुएशन देखें तो अभी भी वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट बीच बीच में होता रहता है। तो आपके सामने जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि श्रीलंका का जो मुद्दा रहा, जो इशू रहा, वो वहाँ पे फेल हो गया, वो शॉर्ट आउट नहीं कर पाए। और उसका क्या खामियाजा हुआ कि हमने देखा कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक, लगभग 2009-10 तक सिविल वॉर तक वो लगा रहा उसके अंदर, यानी श्रीलंका गृह युद्ध की स्थिति में रहा। 2009-10 के बाद जाकर के उसकी थोड़ा स्थिति शांत होती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस आती है, थोड़ा सा गवर्नमेंट का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आती है सिंगलियों की, वो तमिल को थोड़ा सा पावर शेयरिंग करने को तैयार होते हैं। पावर शेयरिंग तो बीच में भी करी, लेकिन उस तरह से उनका डोमेन है कि हर चीज़ में, चाहे वो देश के नेशनल इंटरनेशनल मैटर्स हो, उसमें कौन इन्वॉल्व करता है? सिंगली करता है। तमिल को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। इसी को लेकर के उनका कॉन्फ्लिक्ट रहता था, कॉन्ट्रडिक्शन रहता था सिंगलियों के साथ में। इसी को चेंज करते हुए एक और नया कंसेप्ट आया, इसको मैंने बोला मेजिटोरियन ग्रुप्स, यानी कि श्रीलंका में इसी के द्वारा जो बेल्जियम में जो हमने देखा कि बेल्जियम तो आगे एक्सेस कर गया चीज़ों को, लेकिन ये पीछे हो गया। तो इन दोनों को कंपेयर करते हुए एक यही कंक्लूज़न निकलता है कि यही निष्कर्ष निकलता है कि बेल्जियम ने सहमति के सिद्धांत पे, यानी कि एक तरह से अगर हम बोलें इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेशन के जो प्रिंसिपल है उस पे काम करते हुए अपने देश में से जो कॉन्ट्रडिक्शंस था फ्रेंच का, डचीज का, उसको ख़त्म करते हुए एक इंटीग्रेशन बेल्जियम की स्थापना करी। लेकिन श्रीलंका जैसी कंट्री इस चीज़ को फॉलो अप नहीं कर पाई, और क्या हुआ उसका हमने देखा कि 2009 के आसपास लगभग वो सिविल वॉर में लगा रहा। और सिविल वॉर से क्या होता है, हमेशा आपको पता है ह्यूमैनिटेरियन जो मानवता होती है वो प्रभावित होती है। और उससे क्या होता है, आपका ना तो एजुकेशन अच्छा हो पाता है, ना ही आपका हेल्थ सेक्टर अच्छा हो पाता है। सिर्फ क्या होता है, सिविल वॉर, उसमें क्या होता है, जान माल की हानि होती है। तो इस तरह का जो कंसेप्ट आया, मैंने आपको बताया कि सिंगली का क्या उनका माइंडसेट था तमिल्स को लेकर के। फिर तमिल्स में मैंने आपको बताया कि दो तरह के कैटेगरीज थी तमिल्स में, एक इंडियन ओरिजिन थे और एक श्रीलंकन ओरिजिन्स थे, यानी ये दो तरह के ग्रुप्स थे तमिल्स में। तो इस तरह से काम हुआ और हमने देखा कि अब
कहीं ना कहीं श्रीलंका अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्यों कर रहा है? कहीं ना कहीं वो इस कंसेप्ट के थ्रू, क्योंकि उसने सिंगलियों को यानी कि जो सिंगला जो कम्युनिटी है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, जिस कारण क्या हुआ वहाँ पर अभी फूड एंड करेंसी पे इमरजेंसी लगाने पड़ गई। वहाँ पैसा ही नहीं है लोगों के पास, खाने के लिए नहीं है। लेकिन बेल्जियम को हम देखेंगे तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, आपका लिटरेसी रेट हो, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स हो, सब में अच्छा अचीवमेंट कर रहा है। लेकिन श्रीलंका में जिस तरह का सिविल वॉर दोबारा से ऐसा लग रहा है कि इमरजेंसी तो आई है, लेकिन उससे क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये जो कंपोजिशन हमने देखा एथनिक ग्रुप्स का, ये भी उसके लिए एक बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है। सर